स्टूडेंट्स, आज का टॉपिक है मुसोलिनी की गृह नीति। गृह क्षेत्र में मुसोलिनी ने कौन कौन से परिवर्तन किए, कौन कौन से सुधार किए। मुसोलिनी 1912 में समाजवादी दल से जुड़ा, लेकिन मतभेद होने के कारण समाजवादी दल से अलग होकर अपना फासीवादी दल बनाया। मुसोलिनी ने दमन और शक्ति के बल पर सत्ता पर अधिकार किया। 1922 ईस्वी में वह इटली का प्रधानमंत्री बन गया। शक्ति प्राप्त करने के बाद मुसोलिनी ने देश में अराजकता और अशांति को समाप्त करके शांति व्यवस्था स्थापित की और गृह क्षेत्र में अनेक सुधार किए। पहला पॉइंट है अर्थव्यवस्था का पुनर्गठन। आर्थिक क्षेत्र में मुसोलिनी के प्रमुख उद्देश्य प्रथम विश्व युद्ध में जो विनाशकारी प्रभाव हुए, जो आर्थिक हानि हुई, उनसे उभार कर आर्थिक समृद्धि प्रदान करना था। वह भली भांति जानता था कि देशवासियों की आर्थिक कठिनाइयों को दूर किए बिना राजनीतिक शक्ति स्थायी रूप से स्थापित नहीं की जा सकती। इटली की फासिस्ट सरकार ने अपने सिद्धांतों को ध्यान में रखकर नई आर्थिक व्यवस्था को लागू किया। उनका मानना था कि प्रत्येक आर्थिक मामले में हस्तक्षेप करना व उत्पादन के साधनों पर नियंत्रण रखने का राज्य का पूरा अधिकार है। जो व्यवसाय देश की रक्षा के लिए उपयोगी हैं, उन पर राज्य का सीधा अधिकार करना वे जरूरी समझते थे। इसी उद्देश्य से रेल, लोहा उद्योग और अस्त्र शस्त्र बनाने के उद्योग इत्यादि को सीधे राज्य के नियंत्रण में ले लिया गया। रेल व्यवस्था में सुधार किया गया। खनिज पदार्थों के भंडारों का सर्वेक्षण कराया गया। नए बांध बनाए गए जिससे बिजली उत्पादन बढ़ा। व्यापार में भी अत्यधिक विकास हुआ। अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में इटली के सिक्के, लीरा का मूल्य बढ़ गया। 1929 में इटली को आर्थिक मंदी के कारण भारी आर्थिक संकट का सामना करना पड़ा। 1935 में विदेशी व्यापार, 1936 में निजी व्यापारिक बैंकों और 1937 में जहाज बनाने वाले फैक्ट्रियों का राष्ट्रीयकरण कर दिया गया। नेक्स्ट है सिंडिकेट व्यवस्था। फासिस्ट वर्ग संघर्ष के विरुद्ध थे। इन्होंने साम्यवादी श्रम संघों को समाप्त कर दिया और ये चाहते थे कि पूंजीपति और मजदूर आपसी सहयोग तथा परामर्श से व्यवसायों का संचालन करें। इसके लिए उन्होंने सिंडिकेट व्यवस्था स्थापित की। पूंजीपति अपना सिंडिकेट बनाएं और मजदूर अपना सिंडिकेट अथवा श्रम संघ बनाएं। किसी भी समस्या के समाधान के लिए दोनों मिल बैठकर निर्णय करें। इनमें मालिक और मजदूर दोनों का भला है, साथ ही आर्थिक क्षेत्र में भी समन्वय बना रहता है। 1922 में सभी फासिस्ट सिंडिकेट अथवा श्रम संघों को 5 निगमों के अंतर्गत संगठित कर दिया गया और कुछ समय बाद निगमित फासिस्ट सिंडिकेटों का संघ बनाया गया, जिसका प्रथम महासचिव रोसोनी था। 1926 में मुसोलिनी ने सिंडिकेट व्यवस्था को राष्ट्रव्यापी रूप दे दिया। आर्थिक क्षेत्र में उद्योग, कृषि, वाणिज्य, बैंकिंग और बीमा, समुद्री एवं वायु परिवहन तथा स्थल परिवहन में मजदूरों और मालिकों के अलग अलग राष्ट्रीय सिंडिकेट संघ बनाए गए। इसके अलावा वकील, डॉक्टर, दुकानदार और कलाकारों के अलग सिंडिकेट बनाए गए। इस प्रकार 13 राष्ट्रीय सिंडिकेट स्थापित किए गए। प्रत्येक सिंडिकेट के अंतर्गत प्रांतीय और स्थानीय इकाइयां भी थी, जिनका संचालन निर्वाचित अधिकारियों द्वारा किया जाता था। 1926 में मुसोलिनी ने सामूहिक श्रमिक संबंधों का विधिक अनुशासन कानून पास किया। इसके द्वारा श्रमिकों की मजदूरी और काम की अन्य शर्तें आदि के बारे में सामूहिक समझौते करने का आदेश दिया। हड़ताल और तालाबंदी का पूर्णतः निषेध कर दिया गया। 1927 में श्रमिकों के लिए एक अधिकार पत्र जारी किया, जिसके अनुसार रविवार के दिन छुट्टी की गई। मजदूरों को वेतन सहित छुट्टी का अधिकार मिला। यदि वे छुट्टी पर जाएंगे तो भी उनको वेतन दिया जाएगा। उनके लिए सामाजिक बीमा की व्यवस्था की गई। मजदूरों के मनोरंजन के लिए विशेष संस्था डोपोलावोरो बनाई गई, जो छुट्टी के दिनों में उनके लिए सस्ते किराए पर पर्यटन आयोजित करती थी और साल भर उनके लिए सांस्कृतिक मनोरंजन का प्रबंध करती थी। मजदूरों के लिए 8 घंटे का काम प्रतिदिन के लिए निश्चित किया गया। मजदूरों को निजी संपत्ति रखने का भी अधिकार दिया गया। नेक्स्ट है निगमित राज्य। 1933 के अंत में मुसोलिनी ने राज्य की अर्थव्यवस्था को पूर्ण रूप से निगमित ढांचे में ढालने का प्रयास किया। उसने समस्त राष्ट्रव्यापी आर्थिक व्यवस्थाओं के लिए एक निगम की स्थापना की, जिसमें मालिकों और मजदूरों के बराबर प्रतिनिधि रखे गए। ऐसे 22 निगम स्थापित किए गए, जो 8 कृषि के लिए, 8 उद्योगों के लिए और 6 यातायात के लिए थे। प्रत्येक निगम उत्पादन से लेकर वितरण एवं विक्रय तक
की संपूर्ण क्रिया को नियंत्रित करता था। प्रत्येक निगम की एक अलग कार्यकारिणी समिति होती थी जिसकी सदस्य संख्या उसके कार्य क्षेत्र के अनुसार निर्धारित की गई थी। सभी निगमों की कार्यकारिणी समितियों को मिलाकर राष्ट्रीय निगम परिषद का गठन किया जाता था। इसमें 500 सदस्य होते थे। राष्ट्रीय निगम परिषद की एक केंद्रीय निगम समिति होती थी। इस समिति में प्रमुख मंत्री, फासिस्ट दल के महासचिव और सिंडिकेट संघों के अध्यक्ष होते थे। मुसोलिनी राष्ट्रीय निगम परिषद का अध्यक्ष होता था। अब 1938 में मुसोलिनी ने इटली को पूर्णतः निगमित राज्य बनाने का काम किया। चैम्बर ऑफ डिप्यूटीज, जिसको लोकसभा भी कहा जा सकता है, इसे समाप्त कर दिया गया और इसके स्थान पर फांसियों और निगमों की सभा की स्थापना की। इसमें राष्ट्रीय निगमों के प्रतिनिधि, फासिस्ट ग्रांड काउंसिल के सदस्य और फासिस्ट राष्ट्रीय परिषद के सदस्य शामिल होते थे। मुसोलिनी इसका अध्यक्ष होता था। इस प्रकार मुसोलिनी राजनीतिक रूप से फासिस्ट दल का और आर्थिक रूप से निगम प्रणाली का प्रतिनिधित्व करता था। मुसोलिनी ने निगमित व्यवस्था को आर्थिक क्षेत्र में फासीवाद की सर्वाधिक विलक्षण और मौलिक देन माना था। मुसोलिनी ने निगमित राज्य की स्थापना इस उद्देश्य से की थी कि राज्य के कल्याण के लिए सभी मिलकर सहयोग करें और जिससे राष्ट्रीय उत्पादन में वृद्धि हो। इटली के आर्थिक जीवन को सुव्यवस्थित करने में निगम प्रणाली सबसे अधिक व्यापक एवं विकसित योजना थी। इस व्यवस्था के फलस्वरूप मजदूरों और मालिकों के संघर्ष से उत्पन्न होने वाली बाधाएं समाप्त हो गई, जिससे उत्पादन में वृद्धि हुई। नेक्स्ट है कृषि क्षेत्र में सुधार। मुसोलिनी ने कृषि क्षेत्र में भी अनेक सुधारों का प्रयास किया। देश की अर्थव्यवस्था कृषि पर आधारित थी। देश को खाद्यान्न क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाने का प्रयास किया। 1928 ईस्वी में दलदली भूमि को कृषि योग्य बनाने के लिए योजना तैयार की गई, जिसमें लाखों एकड़ दलदली भूमि को कृषि योग्य बनाया गया। बंजर भूमि को कृषि योग्य बनाया गया और सिंचाई के लिए बांध तथा नहरों का निर्माण किया गया। ग्रामीण क्षेत्रों में बिजली पहुंचाई गई। कृषि के लिए वैज्ञानिक ढंगों को अपनाया गया और गरीब किसानों को आर्थिक सुविधाएं दी गई। नेक्स्ट है शिक्षा संबंधी सुधार। मुसोलिनी ने शिक्षा के क्षेत्र में भी अनेक सुधार किए। 1923 ईस्वी में गियोवानी जेंटाइल के नेतृत्व में शिक्षा प्रसार के लिए एक व्यापक योजना बनाई गई। इस योजना को जेंटाइल सुधार योजना के नाम से जाना गया। 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों के लिए शिक्षा अनिवार्य कर दी गई। फासिस्ट सरकार के अधीन शिक्षा का उद्देश्य फासीवादी विचार वाले नागरिक उत्पन्न करना था। बच्चों को शुरू से ही फासीवाद के प्रति वफादारी रखने की शिक्षा दी जाती थी। शिक्षा से संबंधित पाठ्यक्रम सरकारी देखरेख में तैयार किए जाते थे। शिक्षा का सार यही होता था कि फासीवाद ही देश का तथा लोगों का कल्याण कर सकता है। फासिस्ट सरकार ने 1927 और 1931 में 2 कानून बनाए, जिनके अनुसार विश्वविद्यालयों के प्रोफेसरों व अन्य कर्मचारियों को यह सौगंध उठानी पड़ती थी कि वे फासीवाद के प्रति पूर्ण वफादारी रखते हुए अपने कर्तव्यों का पालन करेंगे और सरकार के राजनीतिक उद्देश्यों का विरोध नहीं करेंगे। इस प्रकार शिक्षा का उद्देश्य कट्टर फासिस्ट नागरिक तैयार करना था, न कि प्रबुद्ध नागरिक। नेक्स्ट है फासीवादी युवा परिषदें। फासिस्ट नेताओं ने युवकों को अपना समर्थक बनाने के लिए फासिस्ट युवक संगठन का निर्माण किया। सदस्यों को फासीवाद के सिद्धांतों से अवगत कराया जाता था। उन्हें सैनिक शिक्षा दी जाती थी ताकि इनमें युद्ध उन्माद पैदा किया जा सके। 8 से 14 वर्ष तक के बच्चों के लिए बालिल्ला, 15 से 18 वर्ष तक के बच्चों के लिए अवान गार्डिया, 19 से 21 वर्ष तक के बच्चों के लिए गियोवनी फासिस्टी नामक संस्थाएं स्थापित की गई। इसी प्रकार बालिकाओं के लिए पिकोले इटालियन और गियोवानी इटालियन नामक 2 संस्थाएं बनाई गई। इन संस्थाओं में प्रशिक्षित युवक व युवतियां ही फासिस्ट दल के सदस्य बन सकते थे। नेक्स्ट है विदेशी जातियों के विरुद्ध कार्य। मुसोलिनी इटली के मूल निवासियों को शुद्ध तथा श्रेष्ठ रक्त का मानता था। वह इटली की शुद्धता को बनाए रखना चाहता था। मुसोलिनी का मानना था कि इटली में रह रहे यहूदी, स्लाव और जर्मन आदि विदेशी लोगों के संपर्क में आने से इटली के मूल निवासियों की शुद्धता और श्रेष्ठता समाप्त हो जाएगी। प्रथम विश्व युद्ध के बाद इटली में आकर बसे यहूदियों को 6 महीने में इटली छोड़कर चले जाने के लिए कहा गया। यहूदी बच्चों को शिक्षा संस्थाओं में प्रवेश बंद कर दिया गया। अब उन्हें व्यापार के लिए
लाइसेंस नहीं मिल सकता था, वे इटली वासियों के साथ वैवाहिक संबंध भी स्थापित नहीं कर सकते थे। इसी तरह जर्मन व स्लाव जातियों पर भी कई प्रकार के प्रतिबंध लगाए गए। इन्हें इटली भाषा अपनाने के लिए विवश किया गया। लगभग 10,000 विदेशी इटली छोड़कर चले गए। पोप ने मुसोलिनी की यहूदी और जर्मन विरोधी नीति का विरोध किया, लेकिन मुसोलिनी ने पोप की कोई परवाह नहीं की। अब है पोप से समझौता। मुसोलिनी के सामने पोप सबसे बड़ी समस्या थी। पोप अपने आप को वेटिकन का बंदी कहकर पुकारता था और वह इटली सरकार से कोई संबंध नहीं रखता था। मुसोलिनी की धर्म के विषय में कोई विशेष श्रद्धा नहीं थी, लेकिन वह धर्म के महत्व को भली भांति समझता था। कैथोलिक का धर्मगुरु पोप इटली सरकार से बहुत समय से नाराज चल रहा था। इसी कारण से इटली के कैथोलिक लोगों की पूर्ण आस्था मुसोलिनी में नहीं हो सकती थी। मुसोलिनी ने इस समस्या के बारे में कहा था कि यह राष्ट्र के मांस में एक कांटे की तरह था। मुसोलिनी ने अनुभव किया कि पोप और चर्च से अच्छे संबंधों की स्थापना राजनीतिक क्षेत्र में स्थायी सफलता का एक महत्वपूर्ण साधन हो सकती है। इसलिए मुसोलिनी ने पोप और चर्च के प्रति श्रद्धा व्यक्त करनी शुरू कर दी। 11 फरवरी 1929 ईस्वी में मुसोलिनी ने पोप के साथ समझौता किया। इस समय पोप पायस 11वां था। यह समझौता पोप के रोम स्थित लैटरल महल में हुआ, इसलिए इसे लैटरन समझौता कहा जाता है। इस समझौते पर मुसोलिनी तथा पोप की ओर से कार्डिनल गैस्पारी ने हस्ताक्षर किए। इस समझौते के 3 भाग थे: राजनीतिक, धार्मिक और आर्थिक। राजनीतिक क्षेत्र में पोप ने रोम पर से अपना अधिकार सदा के लिए त्याग दिया। पोप ने इटली के राज्य तथा इसके सेवाए राजवंश को मान्यता दे दी। पोप के अधीन वेटिकन नगर को पूर्ण स्वतंत्रता दे दी गई। यह संसार का सबसे छोटा संप्रभु राज्य बन गया। पोप को वेटिकन नगर का स्वतंत्र शासक मान लिया गया। धार्मिक क्षेत्र में कैथोलिक धर्म को इटली का राजधर्म स्वीकार कर लिया गया। चर्च के अधिकारियों की नियुक्ति का अधिकार पोप को दिया गया, परंतु इसके लिए सरकार से स्वीकृति लेनी आवश्यक होगी। इसकी जांच पड़ताल इटली सरकार करेगी। पादरियों को सरकार की ओर से वेतन दिया जाएगा, परंतु उन्हें सरकार और सम्राट दोनों के प्रति वफादार रहने की शपथ लेनी होती थी। प्राथमिक और माध्यमिक स्कूलों में धर्म की शिक्षा अनिवार्य कर दी गई। चर्च के द्वारा कराए गए विवाहों को कानूनी मान्यता दी गई। शिक्षा और विवाह मामले में टकराव होने पर इसे ठीक करने का अधिकार राज्य के पास रखा गया। इस धर्म संधि को कॉनकोर्डाट कहा जाता है। आर्थिक क्षेत्र में 1870 में रोम पर अधिकार करने के फलस्वरूप पोप को जो क्षति हुई उसकी पूर्ति के रूप में 75 करोड़ लीरा नगद और 1 अरब लीरा ब्रांड के रूप में चर्च को दिए गए। इस प्रकार चर्च और इटली सरकार के बीच अच्छे संबंध स्थापित हो गए। तो स्टूडेंट्स, ये थे मुसोलिनी द्वारा गृह क्षेत्र में किए गए सुधार, जो भी ये 6th सेम के लिए उपयोगी हैं। ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स को शेयर करें। थैंक यू।